सभी बच्चों का स्वागत है आज की हिंदी व्याकरण की 5वीं क्लास में। अभी तक हमने बच्चों शब्द, वर्ण, वाक्य इनको पढ़े और शब्द की जो भेद हैं, जो प्रकार हैं, उसको हमने पढ़ा। और मुख्य रूप से शब्द में हमने पढ़ा कि व्युत्पत्ति और उद्भव या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ि। उसके बाद हमने पढ़ा उत्पत्ति और उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। उसके बाद बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। अभी तक हमने उत्पत्ति और बनावट पढ़ा, उद्गम पढ़ा, लेकिन आज अब हम पढ़ेंगे कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है कि शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द की परिभाषा है जिन शब्दों से अर्थ का बोध होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हमें शब्दों की स्पष्टता पता चलती है कि वाक्य एक निश्चित क्रम में लिखा हुआ है, तो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। अब वो सार्थक बोलने में, पढ़ने में, लिखने में सरल और सहज दिखते हैं। जैसे महादेवी वर्मा कवित्री थीं, ठीक। माला सुंदर लड़की है, महेश शर्मा योग्य अध्यापक हैं, इसकी सार्थकता दिख रही है। अभी आप यहाँ महेश शर्मा योग्य अध्यापिका हैं बोलेंगे तो वही निरर्थक हो जाएगा। तो शब्दों की सार्थकता उसके वाक्य से पता चलता है। महादेवी वर्मा कवित्री थीं, अगर आप इसे कहेंगे कि महादेवी वर्मा कवि थीं तो ये निरर्थक वाक्य हो जाएगा। यानी ऐसा शब्द जिससे उसके वाक्य का एक स्पष्ट रूप झलकता हो, बोलने में आपको लगता हो कि बिल्कुल ये वाक्य एक सही क्रम में प्रस्तुत किया गया है, सही ढंग से लिखा गया है, तो वाक्य सार्थक होगा। सार्थक माने क्या? सार्थक माने स्पष्ट, स्पष्टता। प्रोफेसर इंद्रनाथ मदान लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक हैं। ये आपके प्रमुख उदाहरण हैं जो आप लिख सकते हैं। सार्थक शब्द जिन शब्दों से अर्थ का बोध होता है, बोध माने समझ, अर्थ को आप, शब्द को आप, वाक्य को समझ रहे हैं तो सार्थक हो गया। जब वाक्य को आप समझ ही नहीं पाएंगे तो कैसे समझेंगे कि सार्थक शब्द क्या है। इसी प्रकार देखेंगे कि निरर्थक शब्द की परिभाषा। सार्थक में आपने देखा कि जिनका कोई अर्थ निकलता हो, जिन शब्दों से अर्थ निकलता हो, उसी प्रकार जिन शब्दों से अर्थ का बोध नहीं होता हो वो निरर्थक शब्द हैं। तो सार्थक शब्द के साथ ही आपने निरर्थक शब्द को भी समझ लिया। तो निरर्थक शब्द के कुछ उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। एक मिनट। जैसे ऊपर देखिए लिखा है, ये इधर सबसे ऊपर आप देखेंगे, जैसे वाणी, पानी का वाणी हो गया। छक छक, ये गलत है, छक छक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो छा लिखा है इसके स्थान पे झा होना चाहिए। बोटी, रोटी की जगह पे वोटी लिखा है। कूल की जगह पर बूल लिखा है। इसको बोलेंगे आप वाणी, छक छक, वोटी, बूल, ये निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी सार्थक शब्द में जिनका अर्थ निकलता है वाक्यों में, और निरर्थक शब्दों में जिस वाक्य का अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। शब्द आप जान गए हैं, शब्द बनता है वर्ण से। जो वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, वर्णों का सार्थक स्वतंत्र समूह वाक्य कहलाता है, शब्द कहलाता है। और शब्द को जब आप व्यवस्थित क्रम में रखेंगे तो वाक्य कहलाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे आगे, अब हम आपको दिखा रहे हैं
ये आपका अर्थ की दृष्टि से शब्द का भेद हुआ। तो अर्थ की दृष्टि के बाद आप देखेंगे प्रयोग या विकार की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, प्रयोग या विकार की दृष्टि से। तो प्रयोग या विकार की दृष्टि से शब्द के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। सबसे पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अभी जैसा कि आप तालिका में देख रहे हैं कि विकारी और अविकारी के भी 4 भेद होते हैं। तो विकारी और अविकारी शब्द क्या हुआ, ये शब्द के भेद हैं। सारी चीज़ें शब्द से ही चल रही हैं। अब शब्द को वही जान पाएगा जो वर्ण और ध्वनि को जान पाएगा। तो अगर ध्वनि और वर्ण पता है तो शब्द भी जान पाएगा। तो शब्द से ही आपके बाकी चीज़ें क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसके बाद स्पष्ट होंगे। आप देखेंगे कि शब्द प्रयोग या विकार के दृष्टि से शब्द के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। और विकारी और अविकारी के भी भेद होते हैं, 4 भेद। तो विकारी में देखिए आपको, जैसा आपने अभी तक पढ़ा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अगर हम आपको डायरेक्ट सीधे संज्ञा सर्वनाम बता देते तो आपको ये स्पष्ट समझ में ना आता ये संज्ञा सर्वनाम है क्या। मैंने आपको उसके जड़ से बताया, उसके मूल से बताया कि ये संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आया कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। और सीधे सीधे अगर किसी को संज्ञा की परिभाषा पूछ लोगे तो नहीं जान पाएगा कि संज्ञा क्या है। अब संज्ञा आपको क्लियर रहेगा, सर्वनाम आपको स्पष्ट रहेगा, विशेषण स्पष्ट रहेगा, क्रिया भी स्पष्ट रहेगी। ये सब शब्दों के ही भेद हैं। अब क्योंकि विकार और अविकारी की दृष्टि से 4 भेद होते हैं, तो इसमें आपने देखा कि विकारी में कौन कौन से भेद हुए, 4 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसी प्रकार अविकारी में आएंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ये आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, स्पष्ट हैं प्रयोग या विकारी की दृष्टि। अब देखिए विकारी क्या होता है। विकारी माने होता है दोष, कमी। जिस वाक्य या शब्द में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन होते हों उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। आगे देखेंगे, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखेंगे बच्चों विकारी शब्द की परिभाषा। विकारी शब्द की परिभाषा में जिन शब्दों का रूप प्रयोग भेद के अनुसार बदलता रहता है, प्रयोग भेद के अनुसार यानी लिंग, वचन, क्रिया, लकार, कारक, इनके अनुसार आपका जो है वाक्य चलता है। प्रयोग में ये सारी चीज़ें आती हैं विकारी शब्द में। तो जैसे आपका जो संज्ञा है इसमें आपका जो है परिवर्तन हो जाएगा। जैसे राम जाता है, तो राम जाता है क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर इसको आप बदलना चाहें, राम जाती है, ये बदल जाएगा। राम जाते हैं, ये बदल जाएगा। किसके अनुसार बदलेगा, ये आपका बदलेगा क्रिया के अनुसार। ठीक इसी प्रकार देखेंगे, यानी जो विकारी शब्द होता है वो परिवर्तित शब्द होते हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द क्या होते हैं, उसमें परिवर्तन वाक्यों में नहीं किया जाता। और विकारी शब्दों में वाक्य में परिवर्तन किया जा सकता है। और वो परिवर्तन के आधार क्या हैं, वो परिवर्तन के आधार हैं आपके लिंग, वचन, कारक और लकार, ये सब है। तो आप देखेंगे इसमें कि उदाहरण, विकारी शब्द के प्रमुख उदाहरण, लड़का है, लड़का लिंग है, और उसको अगर पुरुष में स्त्रीलिंग में बदल दोगे लड़की हो जाएगा। रात है, रातें बहुवचन में बदल जाएगा। मुझे, हमें, ये भी बदल गया लकार में। अच्छा, अच्छी, ये भी बदल गया। अच्छा क्या है, अच्छा है पुरुष लिंग, अच्छी है स्त्रीलिंग। काला, काली, ये भी आपका गुणवाचक बदल गया। चूहा पुरुष है, चूहिया स्त्री है। तो लिंग के अनुसार
देखिए इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि परिवर्तन हो रहा है। सर्वनाम में भी परिवर्तन हो जाता है, विशेषण में भी परिवर्तन होता है, क्रिया में भी परिवर्तन होता है। आज जब मैं इनके बारे में आपको जब परिभाषित करूँगा कि संज्ञा में क्या है, संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा बताऊँगा, इनके उदाहरण बताऊँगा, तब आपको लगेगा कि विकार कैसे उत्पन्न होते हैं। लेकिन आधार क्या है इनका? वचन, लिंग, कारक और लकार, यही है इनका मेन आधार। इसी के अनुसार ये विकार इनमें आता है, इनमें कमी आती है, दोष आते हैं, जिससे हम विकारी शब्द कहते हैं। तो ये कक्षा 10, 11, 12 के सिलेबस में दिया गया है। विशेष रूप से कक्षा 10 में विकारी और अविकारी शब्द पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसमें आएंगे, पूछ लिया जाएगा। संज्ञा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? उसमें लिखा रहेगा विकारी, अविकारी, वचन, लिंग, तो उसमें सही शब्द होगा विकारी। इसी प्रकार अविकारी में आपको हम दिखाते हैं अविकारी शब्द की परिभाषा। अविकारी शब्द की परिभाषा जिसमें जिन शब्दों में कभी परिवर्तन नहीं होता। मैंने आपको बताया कि विकारी में परिवर्तन होता है, उसमें दोष आते हैं, इसीलिए उसको परिवर्तन किया जाता है। और जो अविकारी शब्द होते हैं, अविकार का मतलब कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं, ये अपने आप में मूल हैं, स्पष्ट हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, भरपेट, इधर उधर आदि। अब आप देखेंगे उदाहरण, मैं एक उदाहरण बोल रहा हूँ। तुम वहाँ जा रहे हो, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, आज मैंने भरपेट मिठाई खाई, गाड़ी इधर उधर घूम रही है। तो ये शब्द क्या हैं? ये अविकारी शब्द हैं। इधर उधर को नहीं बदल सकते, प्रतिदिन को नहीं बदल सकते, ये मूल हैं। यहाँ को नहीं बदल सकते, वहाँ को नहीं बदल सकते, ये मूल शब्द हैं। लेकिन संज्ञा सर्वनाम को बदला जा सकता है। अब आप देखेंगे कि अविकारी शब्द के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। वो भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप देखेंगे क्रिया विशेषण, पहला, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया से पहले इनका विशेषण लगेगा। संबंध बोधक जिन वाक्यों में संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो संबंध बोधक हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय माने समूह, संघ, जिस किसी वाक्य में समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग, समुच्चय में जैसे और शब्द है, ये समुच्चय बोधक है। इसमें आप जो है मान लेंगे कि ये समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग है। और है, किंतु है, परंतु है, ये समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक में भी आप देखेंगे कि जब कभी प्रसन्नता सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शोक, संवेदना संबंधी शब्दों का प्रयोग, जैसे वाह, यह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। आज रमेश की माता का निधन हो गया, ओह, आज रमेश की माता का निधन हो गया, तो वह दुख बोधक विस्मयादि बोधक है। तो उसके नीचे विस्मयादि बोधक का चिन्ह लाइन खींच के नीचे बिंदी लिख देंगे। शुरुआत होगी किससे? विस्मयादि बोधक से। तो इसके प्रमुख होते हैं जैसे ओ है, वाह है, हाँ है, छी है, ये सब सारे शब्द जो है विस्मयादि बोधक हैं। इनको हम आपको अलग से बताएंगे और इसकी एक एक परिभाषा आपको लिखाएंगे। ये सारी चीज़ें बच्चों आप नोट कर लीजिए, लिखते जाइए, लिख कर पढ़िए। लिखना ही पढ़ना होता है, अगर लिख कर नहीं पढ़ेंगे, केवल देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों इसको लिखिए और ठीक ठीक पढ़िए। फिर बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों को नमस्कार।